खतरे से किस प्रकार सुरक्षा का प्रलोभन दिया, आइए जानते हैं उसके बारे में। राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकियों के प्रति भी भय व्याप्त था। अर्थात उस समय समुद्री जहाजी बेड़े में कुछ ऐसी नौसेनाएं बनी हुई थी जो समुद्र तटीय रहने वाले राजाओं के ऊपर आक्रमण कर देती थी, और यूरोपीय व्यापारी के शक्तिशाली व्यापारी इनसे राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे सैनिक भी अपने जुटाने शुरू कर दिए थे और एक सेना भी विकसित करनी प्रारंभ कर दी थी। पुर्तगाली सेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की शक्त नौसेनाएं ही कर सकती थी। जैसे कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और उनके पास अपनी एक सेना भी थी। उनसे मुकाबला करने के लिए हमारे राजाओं के पास में विशाल नौसेना नहीं थी, इसलिए उनका मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सेनाएं ही कर सकती थी, क्योंकि उन सभी के पास जहाजी बेड़े तैयार थे और हमारा भारत शांतिप्रिय देश है। इस प्रकार की किसी भी आशंका से वो दूर थे और उनके पास किसी भी प्रकार की नौसेना का निर्माण नहीं हुआ था। हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की भी आवश्यकता थी, तो अन्य व्यापारिक कंपनियों ने राजाओं को ये प्रलोभन दिया कि यदि उनका व्यापार उनके राज्य में बढ़ाने की वो राजाएं अनुमति दे तो वो पुर्तगालियों से उनकी सुरक्षा करेंगे और राजाओं के व्यापार को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। इस प्रकार खतरे से सुरक्षा के बहुत अनेकों प्रलोभन हमारे भारत देश के राजाओं और बादशाहों को इन व्यापारिक कंपनियों के द्वारा प्रदान किए गए। लूट और भय, जैसे कि व्यापार में उस समय भी अनेकों प्रकार के असुरक्षा की भावना थी। अनेकों प्रकार के ऐसे असुरक्षित तत्व भी उस समय मौजूद थे जो इन अंग्रेज और अन्य व्यापारियों के जहाजी बेड़ों में लूटमार करते रहते थे। अंग्रेज व्यापारी वह डच कहते थे कि व्यापार की छूट अगर यदि उनको प्रदान की जाए तो वो हिंदुस्तानी जहाज़ों को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेंगे, और यदि उन्होंने व्यापार की छूट नहीं दी तो उन्हें मौका मिलने पर लूट लिया जाएगा या डुबोया जाएगा। यानी जो व्यापार हमारे राजा लोग करते थे उन जहाजी बेड़ों को उनके द्वारा लूट लिया जाता था, और अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच उनको कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं करते थे। इन नीतियों व स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई प्रकार के टैक्स न देने की छूट मिली। ज़मीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर और बंदरगाह और किलों का भी निर्माण कराया। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये जहाजी बेड़े आते थे और छोटे छोटे नावों के द्वारा अनेक लुटेरे जो थे वो इन व्यापारिक जहाज़ों को लूट लिया करते थे, और इनसे सुरक्षा प्रदान करने में अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच ही समर्थ थे। इसलिए लूट का भय दिखाकर भी वो अपने व्यापार को बढ़ा और विस्तृत कर रहे थे। खाद्य संरक्षण। अब हम जानते हैं एक रोचक तथ्य के बारे में। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे गरम मसाले। भारत के गरम मसाले विश्व प्रसिद्ध हैं। यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं, ज़्यादातर मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था। जैसे कि जितने भी यूरोपीय देश हैं वो वहाँ की जलवायु अत्यंत ठंडी है और वहाँ अधिकतम मांस का सेवन किया जाता है, और उस मांस को संरक्षित करने के लिए इन गरम मसालों का प्रयोग किया जाता है जो हमारे भारत में प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। इनमें इनका लेप कर मांस को व अन्य खाद्य पदार्थों को कई महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता था, और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां यहाँ से कच्चे माल के रूप में इन गरम मसालों को अपने देशों तक ले जाती थी और उनका प्रयोग विभिन्न रूप से इन खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता था। सभी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने कुशल रणनीति बनाकर हमारे देश में प्रचार और प्रसार किया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और लिखा हुआ भी है कि पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और संसाधन भारत के एक प्रांत जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में काफ़ी कम है। जितना हमारा उत्तर प्रदेश राज्य विशाल है, ये समस्त देश उससे भी छोटे हैं और ये भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर भी हैं, किंतु फिर भी इन्होंने भारत के अनेकों स्थानों पर अपना व्यापार फैलाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय हमारा भारत भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था
और इन्होंने कुशल रणनीतियां बनाकर हमारे समस्त राजाओं और बादशाहों को प्रलोभन देकर करों में छूट प्राप्त कर ली और यहाँ से सुलभता से कच्चे माल की प्राप्ति भी की, जिससे कि उन्हें व्यापार में बहुत लाभ हुआ। तकनीकी विकास। यूरोपीय देश विकसित भी थे, उनके यहाँ तकनीकों का विकास भी हो चुका था। यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास अत्यंत उच्चतम शिखर पर था। जैसे वहाँ पर घड़ी, छपाई के लिए प्रेस और बंदूक अर्थात हथियारों का निर्माण भी किया जा रहा था। हमारे प्रदेश में उस समय तक इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा सका था। आप जैसे देख पा रहे हैं, घड़ी का चित्र भी दिखाया जा रहा है, जो कि इन्हीं यूरोपीय कंपनियों में यूरोपीय देशों द्वारा बनाई गई थी। बैंकिंग व्यवस्था। बैंकिंग व्यवस्था पूंजी के लिए अत्यंत आवश्यक है। धनी व्यापारियों से पैसा उधार लेने के लिए बैंक की स्थापना भी की गई। इसके लिए वे बैंक से शुल्क लेते थे और ब्याज कहा जाता था। अर्थात बैंक जो है, जब आप पूंजी जमा करते हैं तो उस पर वो शुल्क भी लेते हैं, और आप अगर उनके एक समय निर्धारण के अंदर उनके पास अपनी पूंजी रखते हैं तो वो ब्याज देते हैं। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। जैसे आज भी बैंकें क्या करती हैं, हम उनके पास अपना रुपया जमा करते हैं और यदि हम निश्चित सीमा अवधि तक जमा रखते हैं तो हमें ब्याज की प्राप्ति भी होती है। यदि ऋण लेते हैं तो उसके एवज में हमको उनको उस ऋण के साथ साथ उसका भुगतान भी करना होता है और कुछ कर भी प्रदान करना होता है। पहला बैंक इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा अम्स्टरडम नामक बैंक व्यवस्था सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से स्थापित हुई और यूरोप के समस्त देश यूरोपीय यूनियन में संगठित हो गए थे। आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं और इन सभी ने उस समय व्यापार में अपने पैर जमा रखे थे। जितनी भी पूंजी मिलती वो ये सारे देश मिलकर बैंकों में जमा करते थे और दिन पर दिन इस पूंजी को अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगाते रहते थे।